everyone. In today's lecture, we will discuss about psychometric approaches of intelligence. लास्ट लेक्चर में हमने साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में स्पीरमैन्स थ्योरी, थ्रस्टन्स थ्योरी एंड कैटल्स थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जेनसन्स थ्योरी एंड ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे. So we will start with the Guilford structure of intellect theory or model. The structure of intellect model J.P. Guilford ने दिया था और गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस के अपने इस मॉडल में बताया था कि इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स यानी इंटेलिजेंस के ट्रेट्स को 3 डायमेंशन में डिवाइड किया जा सकता है: ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट. तो इन 3 डायमेंशंस में इंटेलिजेंस को बांटा जा सकता है. ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज. ऑपरेशंस वो सभी काम होते हैं जो कि व्यक्ति या रिस्पोंडेंट करता है, यानी ऐसी क्रियाएं जो कि व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं. These include cognition, memory recording, memory retention, divergent production, convergent production and evaluation. तो इंटेलिजेंस का यूज करके व्यक्ति कॉग्निशन करता है यानी संज्ञान, मेमोरी रिकॉर्डिंग करता है, मेमोरी को रिकॉर्ड करता है, मेमोरी रिटेंशन करता है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का यहाँ पर मतलब है क्रिएटिव थिंकिंग से, और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब यहाँ है कि व्यक्ति किसी भी जनरलाइजेशन से कोई एक स्पेसिफिक चीज को जब प्रोड्यूस करता है. डाइवर्स का मतलब है जब किसी एक सेंटर पॉइंट से बहुत सारी चीजें व्यक्ति देखता है, यानी कि व्यक्ति किसी एक स्पेसिफिक चीज से जब चीजों को जनरलाइजेशन के रूप में देखता है तो वो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हो जाएगा. एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन जब व्यक्ति जनरलाइजेशन से किसी एक स्पेसिफिक चीज की तरफ देखना शुरू करता है या जनरलाइजेशन से किसी सिंगल एस्पेक्ट को फाइंड आउट करता है. और लास्ट ऑपरेशन है इवेल्युएशन, कि चीजों को इवेल्युएट करना, कि कोई भी करी गई चीज कितना एक्यूरेट है, क्या कमियां हैं उसके अंदर. तो कंप्लीट इवेल्युएशन करना भी ऑपरेशंस के अंदर आता है. तो इन सभी क्रियाओं को व्यक्ति डेली बेसिस पर किसी ना किसी रूप में जरूर करता है. ये सारी प्रोसेसेस डेली बेसिस पर व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते समय करता है. सेकंड क्या था? कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. तो कंटेंट किसी भी मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन की प्रकृति को दर्शाता है जिसके बेस पर व्यक्ति उन क्रियाओं को परफॉर्म करता है. These include visual, auditory, symbolic, semantic and behavioral. तो कंटेंट के अंदर मेनली 5 चीजें आती हैं. एक है विजुअल, यानी जब व्यक्ति अपनी आंखों का यूज करके, अपनी आईज सेंस ऑर्गन का यूज करके जब किसी भी ऑपरेशन को या क्रिया को करता है तो उसको विजुअल बोला जाता है. इसी तरीके से नेक्स्ट ऑडिटरी है, जब व्यक्ति अपने ईयर्स का यूज करके किसी भी ऑपरेशन या क्रिया को करता है तो उसको ऑडिटरी बोला जाएगा. सिंबॉलिक जब व्यक्ति सिंबल्स का यूज करता है, यानी लेटर्स का, नंबर्स का यूज करके किसी भी काम को करता है या किसी ऐसे ऑपरेशन को करता है जिसमें वो इंटेलिजेंस का यूज कर रहा हो. नेक्स्ट है सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल. तो जब भी व्यक्ति किसी भी वर्ड, सेंटेंस का मीनिंग समझ के उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करता है या कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन करता है, यानी मेमोरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेमोरी रिटेंशन कर रहा है या डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कर रहा है या इवेल्युएशन कर रहा है, तो उसको सिमेंटिक बोला जाएगा. एंड लास्ट कंटेंट है बिहेवियरल, व्यवहार से संबंधित होता है. तो बिहेवियरल ऐसा कंटेंट है जिसमें व्यक्ति लोगों के व्यवहार, उनके एटीट्यूड और उनकी जरूरत के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है.
और उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ रिस्पॉन्स करता है, तो उसको बिहेवियरल कंटेंट बोला जाएगा। एंड थर्ड डायमेंशन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेफर्स टू द फॉर्म in which information is processed by the respondent. तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का ऐसा प्रकार है जो कि व्यक्ति के द्वारा कंटेंट और ऑपरेशन का यूज करके बनाया जाता है। तो कंटेंट और ऑपरेशन का यूज करके व्यक्ति फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार करता है उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। Products are classified into unit, classes, relation, system, transformation and implication. तो व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस में कंटेंट और ऑपरेशन का यूज करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और प्रोडक्ट को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे यूनिट्स, क्लासेस हैं, रिलेशन है, चीजों के बारे में आपस में रिलेशंस देखना, चीजों को यूनिट में डिवाइड करना, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना, सिस्टम्स में डिवाइड करना, चीजों के सिस्टम को समझना, ट्रांसफॉर्मेशन, चीजों में बदलाव लेकर आना, एंड इम्प्लीकेशन, सीखी गई चीजों को इम्प्लीमेंट करना, यानी उनका यूज करना, उनको कहीं ना कहीं डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल करना इम्प्लीकेशन के अंदर आता है। तो व्यक्ति इन सभी चीजों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है या इन सभी चीजों को अपनी रियल लाइफ में करके देखता है। तो हम ये मानते हैं कि व्यक्ति इंटेलिजेंस की इन तीनों डायमेंशन का यूज कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट तैयार कर रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसको हम प्रोडक्ट के रूप में पाते हैं, यानी वो चीजों में रिलेशन देख रहा है, वो चीजों में बदलाव कर रहा है, वो सीखी गई चीजों को अप्लाई कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि वहाँ वो कंटेंट का इस्तेमाल भी कर रहा है, वो ऑपरेशन का इस्तेमाल भी कर रहा है और फाइनली वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उन दोनों चीजों से। Since this classification includes 6 into 5 into 6 categories, therefore the model has 180 cells. तो क्योंकि गिलफर्ड द्वारा बताई गई इस क्लासिफिकेशन में 6 ऑपरेशन इंक्लूड हैं, 5 कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं और 6 प्रोडक्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो इसको 6 into 5 into 6 कैटेगरीज के रूप में माना जाता है। इसीलिए इस मॉडल में 180 सेल्स होती हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनता है, तो इस मॉडल में 180 सेल्स मानी जाती हैं। ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर और एबिलिटी। तो हर एक सेल में एक फैक्टर या एबिलिटी पाई जाती है। सम सेल्स में हैव मोर देन 1 फैक्टर। वहीं कुछ एक सेल्स में एक से ज्यादा फैक्टर भी पाए जा सकते हैं। ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ऑल 3 डायमेंशन। हर एक फैक्टर में इंटेलिजेंस की तीनों डायमेंशन इंक्लूड रहती हैं। द अबव मेंशन्ड थ्योरीज इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो ये थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आती है जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। साइकोमेट्रिक अप्रोच में अगली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डनर ने प्रपोज की थी और उन्होंने ये माना था कि इंटेलिजेंस को किसी एक फैक्टर के रूप में या एक कंटेंट के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि ये एक मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, यानी इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रेदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एडजस्ट। गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है या कोई एक सिंगल कंटेंट नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस के टाइप एग्जिस्ट करते हैं। Each of these intelligences are independent of each other. ये सारे के सारे इंटेलिजेंस के टाइप एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। This means that if a person exhibits one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other type of intelligence. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति किसी इंटेलिजेंस की किसी एक टाइप में अच्छा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंस की दूसरी टाइप में अच्छा या
बुरा हो, यानी हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं एक इंटेलिजेंस के बेस पर हम दूसरे इंटेलिजेंस के प्रकार को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। हर एक इंटेलिजेंस का टाइप अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि व्यक्ति एक इंटेलिजेंस के टाइप में हाई लेवल रखता हो और दूसरे इंटेलिजेंस के टाइप में उसका लेवल लो हो सकता है। Gardner also put forth that different type of intelligences interact and work together to find a solution to a problem. इसके अलावा गार्डनर ने इस बात पर भी बल दिया कि इंटेलिजेंस के अलग-अलग टाइप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। Gardner studies extremely talented persons who had shown exceptional abilities in their respective area and described 8 type of intelligence. गार्डनर ने बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को स्टडी किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि उनके जो सब्जेक्ट थे उन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही एक्सेप्शनल एबिलिटीज दिखाई। तो अपनी स्टडीज और रिसर्च के बेस पर गार्डनर ने इंटेलिजेंस को 8 टाइप में डिस्क्राइब किया है। 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने बताई है जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली इंटेलिजेंस का टाइप है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक भाषा से संबंधित है, एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज। भाषा को प्रोड्यूस करना और भाषा का इस्तेमाल करना लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आता है। It is the capacity to use language fluently and flexibly to express one's thinking and understand others. तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने और दूसरों की भाषा को समझ सकता है और भाषा को फ्लुएंटली बोल सकता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है और दूसरों के विचारों को भी समझ सकता है। Persons high on this intelligence are word smart, that is, they are sensitive to different shade of word meaning, are articulate and can create linguistic images in their mind. जिन लोगों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उन लोगों को वर्ड स्मार्ट माना जाता है, यानी कि ये लोग डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग बहुत जल्दी समझते हैं और वर्ड के मीनिंग को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और अपने माइंड में भाषा की इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। Poets and writers are very strong in this component of intelligence. कवि और जो लेखक होते हैं वो इंटेलिजेंस के इस कंपोनेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस का टाइप है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। The ability to think logically and critically and solve problem. तो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की ऐसी योग्यता होती है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति लॉजिक लगाकर सोचता है और चीजों को क्रिटिकली सोचता है, यानी कि उनका ओवरऑल इवैल्यूएशन अच्छे से करता है, विभिन्न मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर लेता है। जिन लोगों में लॉजिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी ज्यादा होती है ऐसे लोग लॉजिकली और क्रिटिकली बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problem. ऐसे लोग abstract reasoning बहुत अच्छी करते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। Scientists and Nobel Prize winners are likely to be strong in this component. साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर्स लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी में ज्यादातर अच्छे होते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी है स्पेशियल एबिलिटी, एन एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। स्पेशियल एबिलिटी ऐसी योग्यता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने माइंड में विजुअल इमेजेस बनाता है और अपने माइंड में अलग-अलग तरह के पैटर्न को विजुअलाइज कर सकता है, चीजों की शेप को, उनके आकार को, साइज को मन ही मन में 3D इमेज के रूप में देख पाता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस। स्पेशल इंटेलिजेंस व्यक्ति की ऐसी योग्यता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने माइंड में चीजों के आकार प्रकार को बना सकता है, उनको चेंज कर सकता है मेंटल इमेज के रूप में। The person high on this intelligence can easily represent the spatial world in the mind. तो ऐसे लोग जिनमें स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो अपने माइंड में चीजों की
आकृतियों को, आकार को, उनके साइज और शेप को 3D फॉर्म में आसानी से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अब स्पेशल एबिलिटी किन लोगों में ज्यादा पाई जाती है? स्पेशल एबिलिटी पायलट, सेलर्स, स्कल्पचर, पेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। पायलट्स में, नाविकों में, स्कल्पचर जो बनाते हैं उन लोगों में, पेंटर्स में, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर और सर्जन्स में स्पेशल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है म्यूजिकल, an ability to produce and manipulate musical rhythm and pattern. म्यूजिकल इंटेलिजेंस ऐसी योग्यता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति म्यूजिकल रिदम और पैटर्न्स को प्रोड्यूस कर सकता है और बहुत जल्दी पहचान कर सकता है। It is the capacity to produce, create and manipulate musical patterns. Person high on this intelligence are very sensitive to sound and vibrations and in creating new pattern of sound. जिन लोगों में म्यूजिकल एबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसे लोग अलग अलग तरह की साउंड, वाइब्रेशंस और म्यूजिक को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और साउंड के नए नए पैटर्न इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है bodily kinesthetic. Bodily kinesthetic, an ability to use whole or portions of the body flexibly and creatively. Bodily kinesthetic इंटेलिजेंस व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपने बॉडी को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज कर सकता है। This consistent of the use of the whole body or portions of it for display or construction of product and problem solving. तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यक्ति अपने पूरे शरीर का या शरीर के भागों का इस्तेमाल विभिन्न प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकता है। एथलीट, डांसर, एक्टर, स्पोर्ट पर्सन, जिम्नास्ट एंड सर्जन आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। एथलीट में, डांसर्स में, एक्टर्स में, खिलाड़ियों में, जिम्नास्ट में और सर्जन्स में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरों के बिहेवियर को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को अच्छे से समझ सकता है और दूसरे लोगों के साथ ठीक तरीके से व्यवहार करना सीखता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यक्ति दूसरे लोगों के मोटिव्स को, उनकी फीलिंग को और उनके व्यवहार को अच्छे से समझता है, दूसरे लोगों के साथ एक कंफर्टेबल बॉन्ड और रिलेशनशिप बनाना सीखता है। साइकोलॉजिस्ट में, काउंसलर्स में, पॉलिटिशियंस में, सोशल वर्कर्स में और जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये इंटरपर्सनल है, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना सीखना। इंट्रापर्सनल है खुद के साथ रिलेशनशिप बनाना सीखना। एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ वन। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में व्यक्ति अपनी खुद की फीलिंग्स, मोटिव्स और डिजायर्स को अच्छी तरीके से समझता है। This refers to knowledge of one's internal strength and limitation and using that knowledge to effectively relate to others. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी खुद की आंतरिक स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में अच्छे से समझता है और अपनी खुद की नॉलेज को अपने आप को समझने के लिए और दूसरे लोगों से रिलेट करने के लिए यूज कर सकता है। Persons high on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life. जिन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, ऐसे लोग अपनी खुद की आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में समझने की ज्यादा कोशिश करते हैं और मीनिंग की लाइफ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिलोसफर्स में और स्पिरिचुअल लीडर्स में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। And last intelligence है naturalistic, an ability to identify the features of natural world. Naturalistic intelligence किसी व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से वो नेचुरल वर्ल्ड के डिफरेंट एस्पेक्ट को पहचानने की कोशिश करता है।
This involves complete awareness of our relationship with the natural world. Naturalistic intelligence के माध्यम से व्यक्ति नेचुरल वर्ल्ड के साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora and fauna and making sure discrimination in the natural world. तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यक्ति नेचर से जुड़ा होता है और वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज हैं उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, उनकी ब्यूटी को सर्च करने की कोशिश करता है और ऐसे लोगों को नेचुरल जगहों पर रहना पसंद होता है, डिफरेंट स्पीशीज के बारे में जानकारी लेना पसंद होता है. हंटर्स में, फार्मर्स में, टूरिस्ट में, इन लोगों में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है. इसके अलावा बोटनिस्ट में, जूलॉजिस्ट में, इनमें भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है. नेक्स्ट है ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा 1985 में दी गई थी. Sternberg views intelligence as the ability to adapt to shape and select environment to accomplish one's goal and those of one's society and culture. तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से वो चीजों से अडेप्ट होना सीखता है, चीजों को शेप देना सीखता है और अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करता है और उस एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के 3 बेसिक प्रकार होते हैं: कंपोनेंशियल, एक्सपेरिएंशियल एंड कंटेक्चुअल. इन तीनों के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस. कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को एनालिटिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है. तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से वो किसी भी इंफॉर्मेशन का पूर्ण रूप से एनालिसिस करके प्रॉब्लम को सोल्व करता है. यानी कोई भी प्रॉब्लम को उसके सामने जब आती है तो वो उस प्रॉब्लम की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसके अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर फोकस करता है और उसका कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश करता है और प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है. इसीलिए इसका नाम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस रखा गया है, क्योंकि पर्सन किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर फोकस करता है. Persons high on this ability think analytically and critically and succeed in school. जिन लोगों में कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो लोग एनालिटिकली सोचते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं चीजों के बारे में, उस स्कूल्स में इन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. दिस इंटेलिजेंस हैज 3 कंपोनेंट ईच सर्विंग अ डिफरेंट फंक्शन. कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस के फर्दर 3 कंपोनेंट हैं और ये तीनों ही कंपोनेंट अलग अलग काम करते हैं. First is the knowledge acquisition component, which is responsible for learning and acquisition of the ways of doing things. पहला कंपोनेंट है एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी चीजों को एक्वायर करना. और ये कंपोनेंट चीजों को करते समय नई नई चीजों को सीखने में या फिर किसी काम को करने के नए तरीकों को एक्वायर करने में हेल्प करता है. The second is the meta or a higher order component which involve planning concerning what to do and how to do. दूसरा जो कंपोनेंट है वो है मेटा कंपोनेंट, जिसको हायर ऑर्डर कंपोनेंट माना जाता है. मेटा कंपोनेंट में व्यक्ति प्लानिंग करता है कि किसी काम को किस तरीके से किया जाए. The third is the performance component which involve actually doing things. तीसरा कंपोनेंट परफॉर्मेंस कंपोनेंट होता है जिसमें व्यक्ति अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्चुअल में उस काम को करने की कोशिश करता है. दूसरा टाइप है एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस. एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है.
It is involved in using past experiences creatively to solve novel problem. Experiential या creative intelligence का इस्तेमाल व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस या पुराने अनुभवों के माध्यम से नई समस्याओं को सोल्व करने में करता है. It is reflected in creative performance. ये व्यक्ति की क्रिएटिव परफॉर्मेंस या क्रिएटिविटी में साफ तौर पर दिखाई देता है. जिन लोगों में एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है, वो नई नई खोज करने में या नए इन्वेंशन करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को नए तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं. किसी भी नई सिचुएशन में अगर उनको डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी वो एडजस्ट हो जाते हैं, या कोई समस्या उनके सामने आ जाती है तो बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं. नेक्स्ट है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस. कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है. It involves the ability to deal with environmental demands encountered on daily basis. Contextual या practical intelligence किसी व्यक्ति की ऐसी योग्यता को दर्शाता है जिसके माध्यम से वो डेली बेसिस पर उसका environment उससे क्या डिमांड कर रहा है, इस बात को वो अच्छे से समझता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बहुत अच्छे से चेंज कर लेता है. जिन लोगों में कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उन लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट बोला जाता है या बिजनेस सेंस बोला जाता है. Persons high on this aspect easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one or modify the environment to fit their need. जिन लोगों में कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो या तो अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट के साथ बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी अपने एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, या फिर अगर वहां नहीं ढल पा रहे हैं तो अपने उस एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं या फिर अपने एनवायरनमेंट को ही बदल देते हैं, यानी जहां उनको अब फेवरेबल एनवायरनमेंट लगता है वहां वो चले जाते हैं और इसीलिए वो अपनी लाइफ में कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. Sternberg triarchic theory of intelligence represent the information processing approach to understand intelligence. तो Sternberg की triarchic theory information processing approach की तरफ इशारा करती है. And हमारा नेक्स्ट थ्योरी है हमारी जेनसन्स थ्योरी. जेनसन की थ्योरी के बारे में हम अभी बात करेंगे. जेनसन ने अपनी थ्योरी को एक हायरार्की के रूप में दिया था, यानी एक हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है जेनसन की थ्योरी को. आर्थर जेनसन ने अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी में 2 लेवल बताए थे इंटेलिजेंस के, जिसको लेवल 1 और लेवल 2 के नाम से जाना जाता है. लेवल 1 इज द एसोसिएटिव लर्निंग. लेवल 1 के अंदर एसोसिएटिव लर्निंग होती है इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट. तो लेवल 1 ऑफ इंटेलिजेंस में व्यक्ति चीजों में आपस में एसोसिएशन करना सीखता है और ये माना जाता है कि जिस तरह का इनपुट व्यक्ति डालेगा वैसा ही उसको आउटपुट मिलेगा, यानी जितनी मेहनत वो इनपुट डालने में करेगा उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होगा या उसको आउटपुट मिलेगा. इसका एग्जाम्पल है रोट लर्निंग एंड मेमोरी, यानी कि रटना जिसको कहते हैं. अगर रट के कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा, वहीं अगर व्यक्ति सिमेंटिक वे में चीजों को समझकर याद कर रहा है तो उसका आउटपुट बेटर होगा. एंड दूसरा लेवल है लेवल 2. लेवल 2 को कोग्निटिव कॉम्पिटेंस कहा जाता है. कोग्निटिव कॉम्पिटेंस में हायर ऑर्डर स्किल इंक्लूड होते हैं as they transform the input to produce an effective output. अब लेवल 2 के अंदर व्यक्ति अपने इनपुट को इस तरीके से चेंज करता है कि उसको एक इफेक्टिव आउटकम मिले, यानी कि व्यक्ति चीजों को रटकर नहीं, चीजों को समझकर जब याद करने लगता है, चीजों के मीनिंग को समझकर याद करने लगता है तो उसको लेवल 2 के अंदर माना जाता है. तो स्टार्टिंग के फेज में व्यक्ति लेवल 1 का इस्तेमाल करता है
और लेवल 1 को समझने के बाद व्यक्ति लेवल 2 का इस्तेमाल करता है। इंटेलिजेंस में जब लेवल 2 का इस्तेमाल किया जाता है तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं और ज्यादा इफेक्टिवली चीजों का यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू सो मच।